हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका सुपर टेट क्लासेस में। और ये आपकी क्लासेस जो है ये सुपर टेट और यूपी टेट दोनों के लिए ही है, क्योंकि जीके आपका है आज की क्लास में जो हम कर रहे हैं सब्जेक्ट है आपका जीके और एसएसटी। तो ये आपका मतलब कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट है जो कॉमन होता है, जो आपका दोनों में ही आता है। बल्कि आपका यूं कहें कि सीटेट में भी आपका ये सब्जेक्ट आता ही है। सीटेट की जो एसएसटी वाला पेपर होता है, सेकंड पेपर में जो एसएसटी आती है वो 60 नंबर की एसएसटी, वो भी सेम यही होती है आपकी। तो सीटेट वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी सुपर टेट के लिए मेनली तो सुपर टेट वालों से कहूंगा कि सुपर टेट वाले तो इस वीडियो को ज़रूर देखते रहें, ये सारी क्लासेस करते रहें। भाई 1 मिनट, ऐड चल गया था इधर। हाँ, तो सुपर टेट वाले जो है, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा लेना। ये क्लास आपकी डेली 3 बजे होती है। आज आपकी क्लास 5th है, 4 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट, चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है हमने, तो वहाँ से जाके आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी आपके जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये फ्रेश बैच है आपका सुपर टेट का। बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको हम लेके चल रहे हैं। और इसमें बिल्कुल थ्योरी के साथ में टॉपिक वाइज़ सिलेबस के हिसाब से खत्म करेंगे। उसके बाद में हम साथ में प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज़ भी करेंगे। तो कंप्लीट तैयारी अगर बेहतर करना चाहते हैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये क्लासेस जॉइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे हम। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। उसके अलावा जो है आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, इसकी पिछली क्लासेस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सुपर टेट बाय शादाब आलम। क्या लिखेंगे? सुपर टेट बाय शादाब आलम। तो ये फर्स्ट क्लास आपके सामने आ चुकी है। उससे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका देखिए थर्ड क्लास ये आ चुकी है, सेकंड फोर्थ ये आ चुकी है। यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, तो आपकी क्लासेस आ जाएंगी, जितनी और होती रहेंगी वो भी आ जाएंगी। तो आप क्या क्या सर्च करना है? सुपर टेट बाय शादाब आलम, ठीक है। शादाब आलम मेरा नाम है, तो आपके इस नाम से आ जाएगी। बाकी ये हमारा ऐप है जिससे आपको नोट्स मिलेंगे। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, सेम चैनल के नाम से ही है, तो डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार जो है मैं टेलीग्राम पे भेज देता हूँ आप सबके लिए नोटिफ़िकेशन, ताकि सब लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकें। और जो लोग टेलीग्राम पे ऐड नहीं है वो भी हो जाएँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया है। जो भी आपकी नोटिफ़िकेशंस वगैरह आती हैं वो सब आपको टेलीग्राम पे भेज दी जाती है। कई बार ऐसा होता है क्लास की नोटिफ़िकेशन यूट्यूब की तरफ से नहीं आती, तो हम आपको टेलीग्राम पे भेज देते हैं, ठीक है? ताकि आप जो है जॉइन कर सकें क्लास को। तो चलिए, टेलीग्राम भी सब लोग जो है जॉइन कर लेना। हाँ जी, वॉइस कम है? नहीं, नहीं, वॉइस तो ठीक है। अभी देखो, आपने आवाज़ बढ़ाओ, अपने फ़ोन की फुल करो। जी, वालेकुम अस्सलाम भाई सबको। जी, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून है वैसे अभी तो। सीटेट पेपर नोट्स परचेज़ किया है, वैलिड है? परचेज़ किया है तो वैलिड ही होगा, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा मानचित्र। क्लास 5th है, लेकिन टॉपिक नंबर 4 है, क्योंकि पहला टॉपिक जो है वो 2 क्लास में खत्म हुआ था, थोड़ा बड़ा टॉपिक था। तो टॉपिक के नाम अलग रहेंगे, लेकिन क्लासेस के हिसाब से आप देखते रहना, 1 2 3 4 5 इस तरह से क्लासेस आप देखते रहना। मानचित्र का मतलब आप सबको पता है, मैप जिसको कहते हैं, है ना? मैप आप देखते ही हैं। भारत का नक्शा देखते हैं, है ना? फिर अपने राज्यों का नक्शा देखते हैं, उसके अलावा वर्ल्ड का मैप देखते हैं। तो ये मैप किस प्रकार के होते हैं और इनसे किस तरह के प्रश्न बनते हैं, वही आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है? सर ये क्लास सीटेट के लिए भी है ना? हाँ, हाँ, मैंने शुरू में बता दिया था, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सभी लोगों के लिए ये क्लास है। तो आप सब लोग जो है ये क्लास देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास है, मतलब ये चीज़ तो हर एग्ज़ाम में आती ही आती है, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखो, मानचित्र के प्रकार से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछ लेता है ऐसे ही कि मान लीजिए आप जो है, आपके राज्य में कितने विद्युत उत्पादन क्षेत्र हैं, या आपके राज्य में जो है कितने ऐसे पूछ सकता है कितने स्कूल हैं। तो अगर उनको आप दर्शाना चाहते हैं किसी मैप पे, तो वो मैप किस प्रकार का होगा? क्या कहलाएगा आपको वो? तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि कौन से मैप के अंदर कौन-सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला मैप 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ। मैप जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? 3 टाइप्स होते हैं मैप के। कौन-कौन से होते हैं? नंबर 1 तो होता है आपका फिजिकल मैप, जिसको कहते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक या फिजिकल से मतलब ये है कि ये जो पृथ्वी है आपकी, ये जो धरती है, जो भी धरती के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़-पौधे हैं, चाहे वो ये हैं, समुद्र है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक नाम ले रहा हूँ, लेकिन प्राकृतिक मानचित्र अलग होता है। ये हम क्या कह रहे हैं, जितनी भी वास्तविक चीज़ें हैं, उन वास्तविक चीज़ों को दर्शाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है ना, जो प्राकृतिक रूप जो हैं आपके, जैसे पहाड़ हो गए, जैसे झरने हो गए, जैसे आपके नदियाँ हो गई, आपके पठार हो गए। तो ये प्राकृतिक चीज़ें दर्शाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल, जो नक्शा या जो चित्र आपका मानचित्र इस्तेमाल किया जाएगा, उसको कहते हैं आप भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए
दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र आप कहते हैं। इंग्लिश में फिजिकल मैप आप इसको कह देते हैं, ठीक है? जैसे कि आप इसमें दिखाया गया है, ये चित्र आपके सामने है। तो यहाँ पे अरावली पर्वत दिखा रहे हैं, यहाँ पे विंध्य पर्वत है, यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं आपके, यहाँ पे दक्कन प्लेटू है, यानी कि पठार जिसको कहते हैं दक्कन का, और ये आपका वेस्टर्न घाट्स जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं, ये भी पहाड़ी होते हैं आपके। उसके अलावा इसमें नदियाँ दर्शाई गई हैं, जैसे ये महानदी है, ये यमुना नदी है, गंगा नदी है। तो ये मैप अगर आप देखेंगे तो ये मैप मैप कौन-सा है आपका? ये फिजिकल मानचित्र है, जिसमें नदियाँ, पठार, पहाड़ ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो कौन-सा हो जाता है आपका? वो फिजिकल मैप हो जाता है। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है? तो अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेंगे तो अब आप पहचान लेंगे आई थिंक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपका कमेंट देख लेता हूँ क्या कह रहे हो। सर जी यूपीटेट और सुपरटेट कब तक आएगा? कब होगा प्लीज़ बताइए। देखो दिसंबर की संभावना है, जो मैंने खबर अभी तक निकाली थी और जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दी थी, न्यूज़पेपर में भी सेम आया था। दिसंबर के लिए बोल रहे हैं कि दिसंबर में आने वाला है आपका सुपरटेट, ठीक है? बाकी एग्ज़ाम तो उसके बाद ही होगा, कुछ टाइम तो आपको तैयारी के लिए भी देते हैं। लेकिन तैयारी आपको अभी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 1-2 महीना देंगे आपको, इससे ज़्यादा देंगे नहीं। और 1-2 महीने में सुपर टाइट की तैयारी होती नहीं है, कम से कम 6 महीने लगते हैं सुपर टाइट की तैयारी होने में। तो ये तो आपको पता ही है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना बड़ा सिलेबस है तो 6 महीने तो लगेंगे। इसलिए आपको अभी से पढ़ाई करते रहना चाहिए अपना। देखो, एक हो गया आपका फिजिकल मैप, दूसरा है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? राजनीतिक मानचित्र। तो ये राजनीति के चक्कर में क्या होता है, बॉर्डर खींचते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं सीमाएँ। राज्यों की सीमाएँ, जिले की सीमाएँ या देशों की सीमाएँ, है ना? तो ये जो सीमाएँ वाली चीज़ें होती हैं, राज्य, क्षेत्र, देश, ये सब चीज़ें, उन राज्यों की राजधानी, देशों की राजधानी, वो सारी चीज़ें दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? पॉलिटिकल मैप का। जितनी इतनी इस तरह की चीज़ें होंगी ना, राज्य हो गए, नगर हो गए, शहर, गाँव, विश्व के विभिन्न देश या उनकी राज्यों की सीमाएँ जो होंगी आपकी, राज्य, उनकी सीमाएँ, तो इस प्रकार की चीज़ें दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाएगा आपका? राजनीतिक मानचित्र कहलाएगा, पॉलिटिकल मैप कहलाएगा आपका। तो ये समझ में आया आपको? जो प्राकृतिक चीज़ें दर्शा रहा है, वो तो हो गया आपका फिज़िकल, और जो आपका ये राज्य, जगहों के नाम अगर बात करें मतलब ईज़ी वे में, कि आपके देशों का नाम, आपके राज्यों का नाम, आपके राज्यों की सीमाएँ, जिले वगैरह-वगैरह, ये चीज़ें दर्शाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पॉलिटिकल मैप चाहिए। तो ये 2 प्रकार के मैप हो गए। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम। तीसरा है आपका थीमैटिक मानचित्र। थीमैटिक के नाम से अगर आपको समझे समझे आप, तो थीम का मतलब होता है कोई विषय। थीम का मतलब होता है कोई विषय, यानी कि कोई छोटा सब्जेक्ट या कोई छोटा मुद्दा। मतलब पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे बेस अगर कोई मानचित्र होगा, तो उसको हम थीम बोल देते हैं। जैसे थीम है पानी, पानी आपका एक थीम है। जैसे ईवीएस में या एसएसटी में थीम होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल थीम है आपका प्रदूषण, प्रदूषण एक थीम है। तो अब क्या करेंगे आप ये दिखाना चाहते हैं ऐसी कौन-कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं जिनसे प्रदूषण फैल रहा है। तो आपके राज्य में कौन-कौन सी ऐसी फैक्ट्री हैं जिनसे प्रदूषण फैल रहा है, तो आप अपना मानचित्र लेंगे राज्य का और उसपे बिंदु-बिंदु लगा करके कि भई यहाँ पर जो है, मान लीजिए ये आपके मैप है इस तरह से, तो आपने बता दिया कि यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, ये। तो ये जो है, ये क्या है? प्रदूषण फैलाने वाली आपकी ये कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, इनको इन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो मानचित्र बनेगा, ये आपका थीमैटिक हो गया, क्योंकि ये किसी एक विषय पे बेस्ड है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको ये बताना है कि भाई हमारे देश में चिड़ियों की या बर्ड्स की रक्षा करने के लिए कौन-कौन से उद्यान हैं। अब वो उद्यान दर्शाने हैं, तो केवल एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वन कितने हैं हमारे देश में। हम सिर्फ़ एक पॉइंट पे, एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको कोई ये बताना है कि नेशनल हाईवे कौन-कौन से हैं, तो नेशनल हाईवे सिर्फ़ आपने जो है बता दिए सारे के सारे। तो पूरे मानचित्र में किसी एक मुद्दे को हाइलाइट करना, उसी को हम थीम कह देते हैं, थीमैटिक मानचित्र, क्योंकि एक विषय पे बात की जा रही है। तो ऐसे ही कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र है या वर्षा मानचित्र है। वर्षा मानचित्र भी बन जाता है ना, कि कौन-कौन से राज्यों में कल वर्षा होगी, तो वो वहाँ वहाँ पे आप जो है अलर्ट जारी कर देंगे, वो वाली चीज़। वन मानचित्र हो गया, उद्योग मानचित्र हो गया, ये विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि, है ना? इस प्रकार के मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मतलब उनके, अब भाई जैसे अगर जल के ऊपर होगा तो जल के नाम से कर देंगे, सड़क के ऊपर होगा तो उसको सड़क मानचित्र कह देंगे, जंगलों के ऊपर होगा उसको वन मानचित्र कह देंगे। तो उसका नाम जो रखा जाएगा वो थीम के बेस पे रखा जाएगा। तो ये 3 मानचित्र आपको समझ में आ गए भाई। पहला कौन-सा है? फिजिकल, दूसरा पॉलिटिकल और तीसरा हो गया थीमैटिक। तो 3 प्रकार के मानचित्र हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर या समझ में आ गई है तो यस लिख दो एक बार कमेंट में ज़रा सब लोग। मेरा सब्जेक्ट बंगाली है और मैं केवीएस और एनवीएस में कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? तो केवल एक ही सब्जेक्ट थोड़ा होगा, बंगाली जो है वो तो आपकी लैंग्वेज होगी, है ना? उसके अलावा देखो प्राइमरी में तो आपसे सब्जेक्ट पूछता नहीं है।
ग्रेजुएशन में पूछेगा तो आपके पास में मतलब 6 to 8 वाले में पूछेगा, तो ग्रेजुएशन में आपके पास कौन से सब्जेक्ट है वो देख लो ध्यान से पहले। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अरे यार, ये लाइट भी अभी जानी थी। भाई लाइट चली गई है। आ तो गई है। अभी देखते हैं, अगर दोबारा चालू हो गया बोर्ड तो ठीक रहेगा। हाँ, मेरी आवाज़ तो आप लोगों तक पहुंच ही रही होगी, तो 2 मिनट वेट कर लेना। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लो। बोर्ड बंद हुआ है, सिर्फ वीडियो बंद नहीं होगी, वीडियो चलती रहेगी आपकी, अभी चल जाएगी 2 मिनट में। ये लाइट को भी अभी जाना था। है ना, आवाज़ आ रही है मेरी? अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दो, मुझे पता भी तो चलता रहे। चालू हो जाएगा, तभी 10 सेकंड में चालू हो जाएगा, टेंशन मतलब। हम्म जेटेट का क्लास कीजिए। जेटेट वाले भी देख लो भाई, यही क्लासेस होंगी, सब्जेक्ट तो सेम ही रहते हैं आपके। सब्जेक्ट तो उसमें भी वही है आपके, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, और एक आपकी मदर टंग है वहाँ की, जो भी आपकी मदर टंग आप लेना चाहेंगे सेकंड लैंग्वेज में। और उसके अलावा वही आपका ईवीएस है, जिसको जीके कह सकते हैं। ईवीएस आपका जीके ही होता है, आपका सामान्य अध्ययन जो होता है वही ईवीएस होता है। और तीसरा मैथमेटिक्स है उसमें, मतलब पांचवा। चल गया। वेरी गुड। हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके। हाँ, तो यहाँ तक के 3 आपको मानचित्र समझ में आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, जिनके आधार पे आप मानचित्र की पहचान करते हैं। पहचान क्या, मानचित्र को देख करके उनसे जानकारी ग्रहण अगर करनी है तो उसके लिए 3 घटक लगेंगे। कौन कौन से? एक तो दूरी, एक दिशा और एक प्रतीक, है ना। डिस्टेंस हो गया आपका, और आपकी जो है ये होगी दिशा हो गई, और उसके अलावा जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं किसी चीज को, जैसे कुएं को दर्शाने के लिए अलग सिंबल हो गया, या आपका जो है सड़क को दर्शाने वाला अलग सिंबल हो गया। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं दूरी को। दूरी को कैसे आप दर्शाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल वे में हम बात करें, तो नक्शा तो बहुत बड़ा, नक्शा अगर बना रहे हैं हम भारत का, तो भारत का क्षेत्रफल तो आपका भाई बहुत बड़ा है ना। लंबाई चौड़ाई देखोगे तो 33 किलोमीटर, 33,000 किलोमीटर है। अगर उसके अलावा बात करोगे आप, तो उसको छोटे वे में एक कागज पे कैसे प्रस्तुत किया जाता है, तो उस दूरी का क्या किया जाता है, एक अनुपात बनाया जाता है। अगर अनुपात नहीं बनाओगे तो आपका नक्शा सटीक नहीं बैठेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या अनुपात बनाते हैं, भाई मैंने ये मान लिया कि 10 किलोमीटर दूरी को मैं मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के रूप में दर्शा दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे ले रहा हूं मैं कि दिल्ली से लेके लखनऊ तक की दूरी जो है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी 700 मीटर है, वो 700 किलोमीटर है, ठीक है। 700 किलोमीटर है, तो ये मानचित्र पर कितनी आ जाएगी आपकी, 10 किलोमीटर जो है वो आपका 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 70 सेंटीमीटर में आपका जो है ये दूरी आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। 70 सेंटीमीटर में आप ये दूरी दर्शा सकते हैं। उस प्रकार से क्या है कि किसी भी जगह की बीच की दूरी को आप क्या है, एक अनुपात में ही दर्शाएंगे। अगर अनुपात आपका गलत हो गया, अगर आपने फिक्स नहीं माना, तो आप जो है गलत कर दोगे उसको, है ना, अंदाजे से नहीं हो पाएगा। जैसे अब इसमें देखते हैं किस किस प्रकार से होता है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो दूरी है वो वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करे। इसलिए एक उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दूरी के बीच एक अनुपात होता है। जैसे मैंने बताया आपके कि 10 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर मान लो, या 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लो। अगर बहुत बड़ा नक्शा बनाना है तो 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लो, है ना। मान लीजिए मैंने 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया पैमाने पर। तो अब क्या करेंगे, अगर दो स्थानों के बीच की दूरी मान लीजिए 500 किलोमीटर थी, है ना, 500 किलोमीटर थी, तो मैं उसको क्या दर्शा सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि उसको 5 सेंटीमीटर में दर्शा सकता हूँ, ठीक है। अब किसी की बीच की दूरी दो जगहों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर थी, तो उसको कैसे दर्शाऊंगा मैं, यहाँ से इतना, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये मुझे अनुपात मैंने नहीं चुना होता, मतलब ये सेंटीमीटर नहीं लिया होता, तो मैं क्या करता, अंदाजे से करता, तो मैं 500 किलोमीटर को भी इतना ही दर्शा देता और 200 को भी इतना ही दर्शा देता।
तो यहाँ वास्तविक दूरी पता ही नहीं चल पाएगी कि भाई दोनों के बीच में दूरी कितनी होती है। तो इसलिए हमें एक पैमाना चुनना पड़ता है इस प्रकार का। अब उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से दर्शा सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि 1 सेंटीमीटर स्थल पर वास्तविक जगह पर 5 किलोमीटर के बराबर हो गया आपका, ठीक है? बस इस तरह से जो है आप इसको समझते हैं। अब ये पैमाना एक बड़ा होता है, एक छोटा, उसको भी समझेंगे आगे। दूरी तो इस प्रकार से चुनी जाती है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है जी? क्या कह रहे हो? मैं महाराष्ट्र से हूँ, सीटेट के मराठी पेपर 2 में एक क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप वो देखेंगे? मराठी मुझे नहीं आती यार, मैंने मराठी का क्लास भी नहीं कराया आपको। मराठी तो मुझे आती नहीं है। ग्रेजुएशन में बंगाली ऑनर्स है, केवीएस और एनवीएस में अदर सब्जेक्ट का अप्लाई कर सकते हैं। चेक करके बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता मैं, उसको देखना पड़ेगा पहले। ठीक है। हाँ, बाकी वीडियो को लाइक भी कर दो भाई सब लोग। किस किस को बीपीएससी टीआरई 4 की क्लास चाहिए सर से सब लोग बोलो प्लीज कमेंट में। अच्छा, कौन कौन है भाई बीपीएससी टीआरई 4.0 के, बताओ जरा कमेंट करके। इस क्लास में तो वैसे सुपर टैट के बच्चे होंगे तो क्या ही बताएंगे। देखो, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। अब ये छोटा पैमाना और बड़े पैमाना, इसमें कंफ्यूज आप हो सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट है। ये अपोजिट है कैसे? अगर बड़ी जगह का मानचित्र बनाना है, जैसे पूरी दुनिया का मानचित्र बनाना है, तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है वो। आपको लगेगा जितना बड़ा उतना बड़ा पैमाना, नहीं। अगर हमें पूरे देश का नक्शा बनाना है, तो वो मानचित्र भी छोटे पैमाने वाला होगा। लेकिन अगर हमें गांव का ही नक्शा बनाना है, एक छोटा सा, छोटे से गांव का, तो वो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है। तो इसमें अपोजिट चलता है, तो इसको ध्यान से समझ लेना, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं सेम सेम समझ करके, है ना? कैसे होता है देखो, जैसे कि उदाहरण के लिए, उदाहरण इसको छोड़ो, मैं अपने भाषा में आपको समझाता हूँ इजी वे में। देखो, जैसे मान लीजिए आप भारत का नक्शा बनाना चाहते हैं, ठीक है? और फॉर एग्जांपल मान लीजिए लद्दाख से लेकर के और यहाँ मध्य प्रदेश के बीच की दूरी कितनी है आपकी, मध्य प्रदेश की यहाँ पे हो जाएगी मान लीजिए आपकी, मानो 2000 किलोमीटर है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, ऐसे ही एग्जैक्ट मत मान लेना। अब ये 2000 किलोमीटर है। अब इतने बड़े कागज पे इसको दर्शाना है, ठीक है? इतने बड़े कागज पे दर्शाना है, तो इस दूरी को कितने पे दर्शाऊंगा मैं? यहां से यहां तक, बस। तो कितने में? 2 सेंटीमीटर में काम खत्म कर दिया मैंने। अब एक गांव का नक्शा बनाना है, तो मान लीजिए आपके स्कूल से घर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 200 मीटर है, बस 200 मीटर है, ठीक है? 200 मीटर है। तो इसके लिए मैंने एक कागज पे इसका नक्शा बनाया, और उसमें मैंने 200 मीटर को कितने में दर्शा दिया यहाँ पर? उसको मैंने दर्शा दिया यहाँ पर, उसको भी 2 सेंटीमीटर में दर्शा दिया मैंने। तो अब यहाँ पे बात समझो, 2000 किलोमीटर को दर्शाने के लिए 2 सेंटीमीटर का यूज करना मतलब कितनी छोटी इकाई है इसके सामने। भाई इसके सामने तो ये छोटी हो गई ना, बहुत ज्यादा छोटी इकाई है ना? लेकिन इसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये बहुत छोटी नहीं हुई, ये बड़ी इकाई मानी जाएगी। इकाई मतलब पैमाना। तो अगर हम कम दूरी को भी सेम चीज से या छोटी चीज से दर्शा रहे हैं, तो इसको हम बड़े पैमाने वाला कहते हैं। और जब बहुत बड़े क्षेत्र को इतना छोटा करते हैं, तो उसको छोटे पैमाना करेंगे। मतलब इसको इजी वे में इस तरह से समझ सकते हैं कि वास्तविक दूरी को जितना ज्यादा सिकोड़ दोगे, उतना छोटा पैमाना हो जाएगा। अब मान लो पूरी दुनिया दुनिया का नक्शा बनाना है, पूरी दुनिया की लंबाई चौड़ाई मान लीजिए लाखों किलोमीटर है आपकी, है ना? अब इस लाखों किलोमीटर को जब छोटे उसमें लाओगे आप, तो वो छोटा पैमाना ही हो गया ना उसके हिसाब से तो। और अगर एक गांव को ही दर्शाना है, तो भैया उसको कितना छोटा करना पड़ेगा, इतने से इतना कर दो, बस काम खत्म। तो जो बड़ा बड़े क्षेत्र का मानचित्र होगा, वो छोटे पैमाने वाला, और जो छोटे क्षेत्र का होगा वो बड़े पैमाने वाला। बस इतना याद रखना, बस इससे ज्यादा और कोई समझाने वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर बात समझ में आ गई है तो यस लिख दो कमेंट में, ताकि मुझे पता भी चल जाए। ठीक है। किसका क्लास चल रहा है? अच्छा, यूपी वालों का चल रहा है भाई, शिक्षक भर्ती का। चलिए आगे बढ़े। ओके। अब दूसरा घटक होता है आपका दिशा, है ना? पहला कौन सा था आपका? दूरी। दूसरा हो गया आपका दिशा, ठीक है? अब दिशा की अगर हम बात करें, तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी ओर एक तीर का निशान लगा होता है। जैसे एक मानचित्र है, मान लो इस प्रकार से कोई ये मानचित्र है, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक निशान होता है, तीर का निशान ऊपर की दिशा में। ये जो तीर का निशान होता है, ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। किसको? ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो अब इससे आप पूरे मानचित्र का अंदाजा लगा सकते हैं
कि अगर ये उत्तर दिशा है तो ये सीधी बात है ये दक्षिण दिशा होगी, है ना? ये पूरब होगी और ये पश्चिम होगी, ये पश्चिम होगी। तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप अपने आप से लगा लेंगे। एक तो ये इस प्रकार से होता है आपका। उसके अलावा एक इस प्रकार से चिन्ह होता है, इस प्रकार से भी, ठीक है? इस प्रकार से होता है और उसके ऊपर लिखा होता है, ऊ लिखा होता है, यहाँ आपका दा लिखा होता है, यहाँ आपका पू लिखा होता है और यहाँ पे पा लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो इस प्रकार से आपकी बनी होती है ये दिशाएँ मानचित्र पर। उसके अलावा इनके बीच की जो आपकी वो होती है, जैसे मान लीजिए ये तो आपकी हो गई, है ना? ये तो हो गई आपकी उत्तर, ये हो गई आपकी दक्षिण और ये हो गई आपकी पूरब और ये हो गई आपकी पश्चिम। लेकिन अगर इनके बीच की दिशा दर्शानी हो जैसे कि कोई जगह अगर यहाँ पर है तो इस वाली दिशा को क्या कहेंगे? अब इसमें भी एक लॉजिक होता है, वो क्या है? वो ये है कि उत्तर और दक्षिण वाली जो दिशाएँ होती हैं वो प्रधान दिशाएँ हैं मतलब मुख्य दिशाएँ होती हैं उत्तर और दक्षिण वाली। साउथ और नॉर्थ जो है ये आपकी नॉर्थ साउथ जो है ये आपका पहले आएगा जब भी कोई दिशा लिखोगे। जैसे ये वाली दिशा अगर लिखनी है आपको तो हम ये लिखते हैं दोनों दिशाओं को एक साथ मिला देते हैं। यही है तरीका लिखने का। लेकिन इसमें कभी भी पूरा पहले नहीं लिख सकते, जब इसको दर्शाना होगा तो पहले उत्तर लिखेंगे आप, फिर पूरब लिखेंगे। ठीक है? तो ये वाली दिशा उत्तर-पूर्व कहलाएगी ना कि पूर्व-उत्तर। पूर्व-उत्तर दिशा इसको हम नहीं कहते, हम कहते हैं उत्तर-पूर्व दिशा कहते हैं। इसी प्रकार से अगर ये वाली दिशा आपको दर्शानी हो, तो इसको क्या कहेंगे? अब अगर इधर से चले हैं, तो इसको तो पूरब-दक्षिण कहना चाहिए था, लेकिन नहीं। हम क्या कह रहे हैं? उत्तर और दक्षिण ये प्रधान दिशाएँ होती हैं, इसलिए दक्षिण पहले आएगा। यहाँ पर भी दक्षिण पहले आएगा, इसको कहेंगे दक्षिण-पूर्व। अब बताओ इस वाली दिशा को क्या कहेंगे? इसको बताओ, इसको क्या कहेंगे? सेम इसी तरह ये वाली दिशा अगर है आपकी तो इसको क्या कहेंगे? पहले उत्तर आता है, ये बाद में आता है, प्रधान यही है, तो इसको भी क्या लिखेंगे? उत्तर-पश्चिम। क्या लिखेंगे? उत्तर-पश्चिम लिखेंगे। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे? ये कमेंट करके बताओ। जो मैंने छोड़ा है इसको क्या लिखेंगे आप? चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ इसको। ठीक है? बाकी इनके शॉर्टकट तो आपको पता ही है, जैसे उत्तर-पूर्व है तो उत्तर का उ लिख देते हैं सिर्फ़ हम और पूर्व का पू लिख देते हैं, तो बस इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से उत्तर-पश्चिम लिखना है, तो उत्तर का उ लिख देते हैं और पश्चिम का पा, तो इसको इस तरह से लिखते हैं ऊ-पा, ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। हुँ, बताओ। साउथ वेस्ट हाँ, ठीक है, साउथ वेस्ट वाला ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। देखो ये क्या होता है, ये कंपास होता है जो आपके वास्तविक चीज़ रूप में आपके घड़ी जैसा दिखता है ये, लेकिन ये फ़ोन में भी होता है आजकल। अगर आप देखेंगे फ़ोन में एक ऐप जैसा होता है ये आपका और जब आप इसको जो है इससे दिशा का पता लगा सकते हैं। उस ऐप को मेरे फ़ोन में है ये मैं आपको दिखाऊँ अभी शायद इतनी दूर से दिखेगा नहीं लेकिन इसमें होता है ये कंपास। देखो इस प्रकार से ओपन होता है, ये दिखेगा नहीं बहुत दूर से दिखेगा आपको, है ना? लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको, अगर आप देख पा रहे हैं इसको मेरे ख़्याल से दिख जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं इसको घुमाऊँगा तो ये अपनी दिशा भी बदलता रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे डिग्री भी दिखा रहा है ये कि कितने डिग्री पे है इस टाइम। अब ऐसे दिखा रहा है तो मेरे हाथ में ये इधर की साइड में दिखा रहा है कि नॉर्थ है। तो इस प्रकार से ये दिखाता है आपका। अब क्या है कि ये इसके बीच में जो सुई होती है, इसके बीच में एक सुई होती है, ये चुंबक की सुई होती है आपकी। तो ये सुई हमेशा आपकी नॉर्थ और साउथ में ही सीधी होती है। नॉर्थ और साउथ में ही जाके रुकेगी ये। तो आपने मान लीजिए कोई कंपास ऐसे लिया हुआ है अपने हाथ में और सुई अगर आपकी इस तरह से रुक जाए, यहाँ आके रुक जाए और आप इस दिशा में खड़े हैं, तो आप समझ जाइए कि उत्तर दिशा जो है आपकी इधर नहीं है, बल्कि उत्तर दिशा आपकी इधर है। तो उत्तर दिशा ये है आपकी और इधर आपकी जो है पूरब दिशा हो जाएगी, है ना? तो इस तरह से आप समझ जाएँगे इसको, अगर इस तरह से आपकी घड़ी की सुई रुक रही है। लेकिन उसका मेन बात पॉइंट ये भी होता है कि उसको सीधा रखना होता है। अगर आप उसको खड़ा या टेढ़ा ऐसे करेंगे तो तब भी वो अपनी दिशा हल्की-सी बदल सकता है। लेकिन वो रुकेगा आपके यहीं आके, नॉर्थ और साउथ में आके ही रुकती है, ये घड़ी की जो सुई होती है आपकी इसकी, कंपास की जो सुई होती है, ठीक है? ये इसका मेन यूज़ ये है कि ये मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए है बस।
उत्तर दक्षिण दिशा का पता चल जाता है इससे, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे जंगल में किसी गए आप बड़े वन में, वहाँ पे आपके नेटवर्क नहीं होते, मोबाइल भी नहीं चलता, कुछ नहीं चलेगा, तो इसकी सहायता से आप अपनी दिशा का पता लगा के अपना आ सकते हैं जंगल से बाहर। ठीक है? ये आपको इतना बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। हमारा कौन-कौन सा हो गया? डिस्टेंस हो गया आपका, दूरी, और आपका दिशा हो गया आपका, और आपका हो गया प्रतीक, ठीक है? सिंबल जिसको कह सकते हैं। प्रतीक जो है वो अलग-अलग चीज़ों को मानचित्र पर दर्शाने के लिए हम अलग-अलग प्रकार के प्रतीक यूज़ करते हैं। जैसे मानचित्र का तीसरा घटक है किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार या प्रकार की आकृति को, जैसे भवनों को, सड़कों को, पुल या वृक्ष या रेल की पटरियाँ या कुएँ, इनको दिखाने के लिए, इनको वास्तविक रूप में दिखाना संभव नहीं है। आप पेंटिंग थोड़ा बनाएँगे वहाँ बैठ के कि रेल की पटरी बिल्कुल डिज़ाइन में बननी चाहिए। तालाब का पेंटिंग बनाओ मानचित्र, पेंटिंग थोड़ा बनाएँगे। उसको एक सिंबल दे देते हैं, एक प्रतीक दे देते हैं, किसकी तरह वो दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपके प्रतीक दिए गए हैं देखो। यह रेलवे लाइन के प्रतीक हैं। बड़ी लाइन अगर है, तो इस प्रकार से चलेगी आपकी, ठीक है? बड़ी लाइन है, तो आपकी इस प्रकार से चलेगी। मीटर लाइन है आपकी, तो इस प्रकार की आपकी दिखेगी ये, मतलब इसका सिंबल ये वाला रहेगा। रेलवे स्टेशन अगर आपका है, तो उसका सिंबल ऐसे दिखेगा। आपके मानचित्र पर अगर ये बना हुआ है कहीं इस प्रकार से, तो आप समझ सकते हैं उस जगह पे रेलवे स्टेशन मौजूद है, वास्तविक वास्तविक जगहों पे। सड़कों की बात करें, तो पक्की सड़कें इस प्रकार से दर्शाई जाती हैं कि सीधी 2 लाइन खींच दो बस पूरी-पूरी। और अगर कच्ची सड़कें हैं, तो ये सीधी लाइन जो है, ये डैश-डैश करके खींची जाती है इस प्रकार से। पैरेलल 2 लाइनें खींच देंगे आप डैश-डैश करके, तो कच्ची सड़क हो जाएगी। सीमाओं की बात करें, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो आप इस प्रकार से दिखाते हैं। यानी कि ये थोड़ा-सा क्या है कि ये मोटी होती है थोड़ी-सी लाइन और गाढ़ी होती है। तो ये देश वाली लाइन कि भारत की अगर सीमा दिखानी है, तो इस प्रकार से दिखाएँगे। और अगर राज्यों की सीमा दिखानी है, तो इस प्रकार से दिखाएँगे। मान लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की लाइन दिखानी है, तो इस प्रकार से दिखाएँगे। और अगर आपको जिलों की सीमाएँ दिखानी है, तो आप इस प्रकार से दिखाते हैं डैश-डैश में। उसी प्रकार से नदी, कुएँ, तालाब, ये नदी का प्रतीक है, ये कुएँ का है, ये तालाब का है, ये ये नहर का है। नहर और नदी में क्या फ़र्क होता है भाई? नदी होती है जो प्राकृतिक रूप से लंबी नदी होती है, जो प्राकृतिक रूप से पानी बह रहा है। नहर होती है उसमें से मेन नदी में से काट के हम नाली टाइप से बना के अपने खेतों तक ले जाते हैं, तो उसको हम उसको कहते हैं नहर। नहर होती है आपकी छोटी, जो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। और ये ब्रिज होता है, मतलब पुल होता है जो आपका बनाया जाता है नहर के ऊपर। इसी प्रकार से मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी इस प्रकार से जो है बनाते हैं। और ये पोस्ट ऑफिस को पीओ लिख देते हैं, और पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस है तो पीटीओ लिख देते हैं, पुलिस स्टेशन है तो पीएस लिख देते हैं। बाकी बस्ती इस प्रकार की चीज़ें से दर्शाते हैं, और कब्रिस्तान को आप इस प्रकार से दर्शाते हैं इस चिन्ह के द्वारा। पेड़ हैं तो आप इस तरह से दर्शाएँगे, और घास है तो इस तरह से दर्शाएँगे। तो ये चिन्ह हैं आपके जो मानचित्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनसे भी बहुत बार प्रश्न बन जाते हैं। कोई चिन्ह आपको दे देगा और कहेगा आपसे कि बताओ इस चिन्ह के द्वारा आप किस चीज़ का पता लगा सकते हैं, या नाम देगा तो चिन्ह ऑप्शन में देगा। ठीक है? प्रतीक से कैसे क्वेश्चन आता है, वही बता रहा था मैं आपको। प्रतीक से ऐसे ही आता है, आपसे पूछ लेगा जैसे कि बताओ पुल के लिए कौन-सा चिन्ह आपका दर्शाया जाएगा, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको मान लीजिए। तो एक ऑप्शन तो यही देगा आपको वो, है ना? दूसरा ऑप्शन ये दे देगा आपको, ये दे दिया दूसरा ऑप्शन आपको। तीसरा ऑप्शन ये दे दिया आपको, ठीक है? और चौथा ऑप्शन ये दे दिया आपको मान लीजिए ये। अब ये 4 ऑप्शन हो गए आपके पास में। आपसे पूछ रहा है कि पुल को दर्शाने के लिए बताओ कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करोगे आप? तो अब आपको पहचान करनी पड़ेगी कि कौन से चिन्ह का उपयोग करें हम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कुछ होते हैं आपके रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक क्या है आपके? कुछ तो आपके लोकल प्रतीक होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने भारत में या अपने छोटे राज्य में या जिले में, कि भाई अपने जिले का नक्शा बनाना है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी चिन्ह अपनी मर्ज़ी से, है ना? लेकिन कुछ प्रतीक ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं। जैसे रेलवे लाइन का अगर है तो आपका रेलवे लाइन का प्रतीक जो है वो सेम यही रहेगा आपका। मतलब इसको जो है इस तरह से और ये वाला। तो यही रहेगा आपका, और ये इंटरनेशनल प्रतीक है। यानी कि और इसका रंग भी ध्यान में रखना है आपको। अब जैसे नहर का प्रतीक होता है, तो भई नहर का प्रतीक यही होता है आपका इंटरनेशनल, और इसको ब्लू कलर से यानी कि नीले कलर से दर्शाया जाना चाहिए, ये बात भी है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये इंटरनेशनल रूप से अगर प्रतीक आपको याद हो गए, तो जब आप दूसरे देश में जाएँगे, तो वहाँ का नक्शा आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अलग देश ने अलग प्रतीक बना लिए, भई हमने अलग बना रखे हैं, अमेरिका ने अलग बना रखे हैं, औरों ने अलग, तो आप जब वहाँ जाएँगे,
तो वहाँ का नक्शा आप पढ़ नहीं पाएँगे और वहाँ पे आप ना घूम सकते हैं, ना किसी जगह आ जा सकते हैं। वो मैप जो है वो आपके किसी काम नहीं आएगा। इसलिए मिल-जुल कर सारे देशों ने कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो इंटरनेशनल रूप से बनाए जाते हैं, जो कहीं नहीं बदलेंगे। भारत में भी सेम वही प्रतीक रहेंगे, बाहर भी वही रहेंगे, वो सब। तो उसको हम कह देते हैं रूढ़ प्रतीक। देखो यहाँ लिखा भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनते हैं आपके, ठीक है? और इनके कलर भी ध्यान में रखा जाता है आपका। जैसे कि नीले रंग का इस्तेमाल जो है वो जलाशयों यानी कि समुद्र के, तालाब के, नहर के, इन सब के लिए नीले रंग का प्रयोग होता है। पर्वतों के लिए आपके भूरे रंग का प्रयोग होता है, ब्राउन वाला। पीले रंग का प्रयोग पठार के लिए, हरे रंग का प्रयोग जो है मैदानों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से रंग का भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये आपके कुछ रूढ़ प्रतीक हो गए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो जहाँ से यहाँ पे एक नक्शा आपको दिखाया गया है। इसमें रंग भी पूछेगा, कौन से रंग का है, जैसे पर्वत का पूछा था। हाँ, रंग भी पूछता है आपसे। बेसिक ही पूछता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जी, 81 नंबर आ रहा है, अच्छा। क्या सच में आप चैलेंज करेंगे क्वेश्चंस को? कर दिया मैंने तो ऑलरेडी कर दिया था, कल ही कर दिया था मैंने आपके। और आज अगर और आएँगे भी मेरे पास में तो अभी मैं और करूँगा, ठीक है? अरे वाह! सर जी कितना बेस्ट पढ़ा रहे हैं, अच्छा थैंक यू वेरी मच। चलो आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ना, तो देखो ये जो प्रतीक है ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? इसका मतलब ये बस्ती है ना? क्या है ये? बस्ती है। ये तो आपका नदी है, ये सिंपल हमें दिख सकता है ना? इस प्रकार से। अब ये इस प्रकार के जो दिख रहे हैं ये क्या है? पेड़ हैं, सीधी बात है ये पेड़ है ना? अगर ये है आपका तो ये क्या है बताओ आपका? ये तालाब है आपका। दिख रहा है ना? तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं चीज़ों का। ठीक? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो, मानचित्र तो आपने समझ लिया मानचित्र किस तरह से बनते हैं, मानचित्र के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं रेखा चित्र क्या है। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये मानचित्र का कोई छोटा रूप है या लोकल रूप है ना? छोटा या लोकल रूप है मानचित्र का। ये किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता, ये किसी विशेषज्ञ द्वारा नहीं बनाया जाता कि कोई बड़ा पढ़ा-लिखा आदमी बनाएगा। ये मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊँ इसका, ये आप सबने भी किया होगा अपने स्कूल टाइम में सबने किया होगा, शायद आज भी कभी करते होंगे आप। जब हम कोई डिज़ाइन अगर अपने हाथ से बनाएँ, किसी कोई हमने किताब से कोई पेपर फाड़ा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, आपका कोई दोस्त है जो आपके साथ में रहता है। मान लीजिए आप जो है दिल्ली में पढ़ने आए हैं या किसी और दूसरे शहर में आप पढ़ने के लिए गए हुए हैं। अब आपका एक दोस्त जो है वो गाँव जा रहा है भई, है ना? और गाँव जा रहा है तो आपने उससे कहा कि यार तेरा और मेरा गाँव तो पास-पास ही है, तो मेरे घर पे जाके और मम्मी ने जो है बेसन के लड्डू बनाए हैं, वो भी लेते आना मेरे मम्मी बोल रही थी मेरे लिए भेजने के लिए, तो तू लेते आना। अब वो कहेगा मैंने तेरा घर तो देखा ही नहीं, मैं जाऊँगा कैसे? तो उसने क्या किया उनके उसने अपने दोस्त को एक कागज़ का टुकड़ा लिया और उस पर जो है उसने एक डिज़ाइन बना के उसको दे दिया। कैसे-कैसे? मान लीजिए एक कॉपी उसने ली, कॉपी का पेपर लिया उसने कहा देख ये तो तेरा घर है ना? यहाँ पे तेरा घर है और यहाँ से तेरे गाँव से जो मेन सड़क निकलेगी वो इस दिशा में जाएगी, ठीक है? यहाँ से तो ये सड़क तो सीधे आगे जाएगी लेकिन यहाँ से लेफ्ट में एक कट आएगा और इस जगह पे क्या है, इस जगह पे जो है बस स्टैंड है आपका, है ना? इस जगह पे बस स्टैंड है। तो आप यहाँ से लेफ्ट लेंगे और ये वाली सड़क मेरे गाँव में चली जाएगी। यहाँ से थोड़ी दूर जाके जब मेरा गाँव आ जाएगा थोड़ी दूर, फिर यहाँ स्कूल आएगा एक, ठीक है? तो स्कूल से राइट ले लेना और राइट लेके यहाँ पे एक मस्जिद आएगी और मस्जिद के बाद जो है यहाँ से लेफ्ट लेके थोड़ा सीधा ऊपर जाओगे तो सामने मेरा घर आ जाएगा यहाँ पर। तो उसने क्या किया ऐसे बना के उसको अपने हाथ से एक पेपर पे पेन से एक नक्शा टाइप का बना के दे दिया। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि ए से उसका बस स्टैंड कितने किलोमीटर है भाई? हो सकता है ये 10 किलोमीटर हो, है ना? और यहाँ से ये 2 किलोमीटर हो। तो उसने 10 किलोमीटर को भी सेम दूरी से दर्शा दिया और 2 किलोमीटर को भी सेम दूरी से दर्शा दिया, क्योंकि कोई पैमाना यूज़ नहीं किया। इसमें कोई पैमाना नहीं होता, कोई निश्चित बिल्कुल दिशा में ही लाइन खींचनी ज़रूरी नहीं होती, वो अंदाज़े से आप अपने हाथ से बना देते हैं। इसको कहते हैं रेखाचित्र। तो जैसे इसमें आपका दिया भी है रेखाचित्र एक आरेखण होता है, पैमाने पर आधारित नहीं होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। पैमाने पर आधारित नहीं होता, केवल आप अपनी याददाश्त से बनाते हैं, इमेजिनेशन से कि हाँ, वहाँ पे ये चीज़ थी, वहाँ पे ये चीज़ थी और वहाँ पे पेड़ भी आएगा, नदी आएगी, वहाँ पे कुछ भैंस चर रही होंगी। तो ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप इस चित्र को बनाते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। इसका प्रयोग आप कई जगहों पे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई ऐसे इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया रेखा चित्र किसको कहते हैं भाई? चलें आगे बढ़ें।
आगे बात करेंगे खाका क्या है आपका। देखो ये तो आपको समझ में आ गया, रेखा चित्र समझ में आ गया। अब खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींचते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। तो ये क्या है आपका? ये मानचित्र भी नहीं है, मानचित्र तो इसको कह नहीं सकते। रेखाचित्र हमने जो खींचा है, इसको मैं और आसान करता हूँ। ये इस तरह की किताबी भाषा से हट के मैं आपको बताऊँ, जब आप ना घर बनवाते हैं, तो उसका नक्शा बनवाते हैं आप, है ना? नक्शा चाहे आप अपने हाथ से खुद बनाएँ या किसी इंजीनियर से बनवाएँ, तो क्या करते हैं हम, हाथ से ही एक छोटी जगह का मान लीजिए कितनी जगह है, या मान लीजिए 200 गज जगह है। अब 200 गज जगह में क्या बना रहे हैं आप, कि देखो यहाँ से हमारा गेट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है लेफ्ट में कार की पार्किंग हो जाएगी, यहाँ पर 2 कार खड़ी हो जाएँगी हमारी, ठीक है। यहाँ हमारा मेन गेट रहेगा रूम के अंदर, मतलब फ्लैट के अंदर जाने का आपका, ठीक है। पीछे थोड़ी-सी बालकनी हम छोड़ देंगे, एक बेडरूम हमारा यहाँ आ जाएगा, एक बेडरूम हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगी हमारी किचन, ठीक है। यहाँ किचन हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका बेडरूम हो गया। उसके अलावा हम बात करें, फिर कहेंगे कि देखो यहाँ पर जो है, इसके अलावा यहाँ पर जो है इस कमरे के पास में हम बाथरूम बना देंगे, है ना? ये बाथरूम बना दिया, इस कमरे का बाथरूम यहाँ बना दिया हमने, और ये हमने जो है हॉल बना दिया अपना, ठीक? और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने एक बैठक टाइप से यहाँ पे बैठक बना दी। अब ये अगर किसी का हो तो भैया ऐसे बना लेना, देखो डिज़ाइन कितना अच्छा बनाया मैंने, है ना? ऐसे प्रकार से आप जो है अपना घर बनवा लेना। तो क्या है कि हमने एक ही डिज़ाइन बनाया है, ये बहुत छोटी जगह का नक्शा है, तो इसको हम कहते हैं खाका। इंग्लिश में इसको ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से किसी हॉस्पिटल की इमारत बनाना चाहते हैं आप, या कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, तो एक खाका तैयार किया जाता है, पूरा एक ब्लूप्रिंट कि कहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, उसको मतलब किसी पेपर पे जो है हम उसको बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसको खाका कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको इस बात? चलिए आगे बढ़ें। चलो, देखो, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं आपके, इसका आंसर आप लोग करेंगे। पहला प्रश्न आपका, वृक्षों के विवरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से होते हैं? भौतिक मानचित्र, थीमैटिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र? तो बताएँगे कौन-सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलो, अपना आंसर कमेंट में लिख के बताओ। हाँ जी, बीएड वाले सिर्फ़ पेपर 2 दे सकते हैं बस। हाँ, पेपर 2 देंगे आप। थैंक यू सर, एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया है आपके नोट्स और टीचिंग से, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? युवांश। अच्छा, चलिए कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। हुँ, चलो बताओ जल्दी आंसर इसका। ठीक है, अगर सुपर टेट में अच्छे नंबर ले आए, तो मनपसंद स्कूल और जॉब लोकेशन मिल जाती है क्या? टॉपिक पे आधारित जो होगा उसको कहेंगे थीमैटिक मानचित्र। नेक्स्ट है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? जलाशय, पर्वत या फिर मैदान? तो बताएँगे यहाँ पर कौन-सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। हाँ जी। क्या कहेंगे भाई? नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए होगा? जलाशयों के लिए, यानी कि समुद्र या पानी वाली जगहों के लिए। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए या दूरी मापने के लिए? बताओ कौन-सा ऑप्शन सही होगा? चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। हाँ, दिक्सूचक किसको कह रहे हैं आप? जो आपका कंपास है ना, इसी को कह रहे हैं। तो कंपास का इस्तेमाल करते हैं आप मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, उत्तर या दक्षिण दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है, पैमाना आवश्यक है किसके लिए? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए या प्रतीकों के लिए? बताएँगे कौन-सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? चलो लिखो जल्दी से। सुपर टेट के लिए है ये क्लास सर जी? हाँ जी, सुपर टेट के लिए है ये क्लास आपकी। हुँ, देखो तो पैमाना किस में इस्तेमाल होगा आपका? मानचित्र के लिए होगा भाई, रेखा चित्र में कोई वो नहीं होता पैमाना, वो आप अपनी याददाश्त के आधार पे ही बनाते हैं।
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है? भारत का सड़क मानचित्र, भारत के पर्वतों का मानचित्र, या भारत के राज्यों का मानचित्र, या फिर गांव के खेतों का मानचित्र? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो लिखो आंसर अपना। सर जी, पर्वत का रंग कैसा होता है? भूरा। भूरा भूरा मतलब ब्राउन कलर होता है। थीमेटिक मानचित्र कौन सा हो जाएगा? सड़क मानचित्र हो जाएगा। पर्वतों का और राज्यों, पर्वतों का तो देखो ये उसमें आ जाएगा, फिजिकल में। ये आपका पॉलिटिकल में। गांव के खेतों का मानचित्र नहीं होता, फिर वो खाका वो हो जाएगा, रेखा चित्र हो जाएगा। इसका कोई मानचित्र नहीं होता, सड़क मानचित्र हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नए स्टूडेंट हैं, ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सके। और कल 3 बजे मिलेंगे। 3 बजे का टाइम नोट कर लो भाई सबके सब, ठीक है? 3 बजे बिल्कुल लाइव, 3 बजे आना है, क्योंकि लाइव क्लास करने में अच्छा लगता है, मजा आता है। आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, डिस्कशन भी होता है। तो 3 बजे लाइव आना कल से, ठीक है? सीटेट की क्लास 9 बजे होगी रात को, सीटेट वाले 9 बजे आ सकते हैं। अब डेली ही क्लास होगी आपकी, तो टाइमिंग के हिसाब से आप जो है लाइव क्लास में आ जाया करना, ठीक है? बताओ, कुछ कहना हो तो किसी को। अगर ग्रेजुएशन में बीकॉम है तो क्या केवीएस और एनवीएस में टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? टीजीटी के लिए बीकॉम वाले? बीकॉम वाले केवीएस में देख देखूंगा भाई। अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना चेक करना पड़ता है, ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है। देख, चलो कल पूछना, कल बता दूंगा। कितनी क्लास हुई है? आज 5वीं क्लास थी, 4 पहले हुई हैं। तो आपको प्लेलिस्ट बना दी मैंने, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, या फिर यूट्यूब पे सर्च करना, सुपर टेट बाय शादाब आलम, ये लिखना तो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है? एमए और पीजी में कोई डिफरेंस होता है क्या? नहीं नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है ना, वो सभी को कहते हैं, चाहे आपका एमए हो, एमकॉम हो, एमबीए हो, एमटेक हो, एमएससी हो। मास्टर डिग्री जितनी भी होती है उसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पीजी जो होता है वो कोई सा भी हो। मतलब जो एमए है आपका, वो एक प्रकार का पीजी है ना? जैसे ग्रेजुएशन होता है आपका बीए हो, बीकॉम सब, तो ये पीजी जो होता है ये आपका ये हो जाए। ये मक्खी भी हमारा ये चला देती है, बोल के आके बैठती है। हम्म सुपर टेट का एग्जाम कब तक होगा सर जी? वही है, देखो दिसंबर में अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फरवरी के आसपास एग्जाम होगा फिर आपका। हेलो सर, लाइव क्लासेस यूट्यूब पर बाद में अवेलेबल होती हैं? हाँ हाँ, होती हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनती जाएगी, प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी क्लासेस, उसमें आप देखते रहना। सीटेट पास नहीं है क्या तो वो 6 to 8 का एस टेट भर सकता है। एस टेट यूपी वाला, सुपर टेट नहीं भर सकते आप। जब तक आपका सी टेट या यूपी टेट में से कुछ एक पास नहीं होता, तब तक आप नहीं भर सकते। अगर सुपर टेट में अच्छे नंबर आ गए तो अपनी पसंद का स्कूल और जॉब ले सकते हैं। अपनी पसंद का स्कूल नहीं ले सकते, अपनी पसंद का जिला ले सकते हैं आप। आपको जिला मिल जाएगा कि हाँ इस जिले में आपकी जॉब लग जाएगी, अपने आसपास के जिले में। स्कूल थोड़ा चेंज हो सकता है, स्कूल फिक्स नहीं है। लेकिन ये है कि 1-2 साल आप कर लेंगे जॉब, उसके बाद में ट्रांसफर हो जाता है, तो बाद में आप करवा सकते हैं। एमए में कौन सा सब्जेक्ट लेना बेस्ट है? इसका कोई अच्छा उदाहरण नहीं है कि कौन सा बेस्ट है। बाकी आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। देख लो आपका बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड में आपने क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसी हिसाब से ले लेना। बाकी जॉब तो आपके सभी में आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी सबकी आती है, हिस्ट्री की भी ज्योग्राफी की भी। तो सभी का आता है। साइकोलॉजी में भी आती है, साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें कंपटीशन भी कम रहता है। और भी हैं, कई सारे सब्जेक्ट हैं, तो देख लो आपको जो ठीक लगे। हम यूपी से ओपन से बीए करके और स्पेशल डीएलएड एक साथ करके यूपीपीआरटी बन सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। एक आपका ओपन है, एक रेगुलर है, तो चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट वाले भी क्लास देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं। सिविक्स की क्लास एक ही हुई है यूट्यूब पर। हाँ, अभी सिविक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। दूसरी क्लास मतलब अभी आएगी उसके आगे की, अभी एक ही हुई थी, ठीक है?
सर जी मोदी जी का रिप्लाई दे दीजिए, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये मोदी जी पागल हो गए हैं, ये वाले मोदी जी कह रहे हैं कल से यूट्यूब बंद करवा देंगे। करवा दो भाई, करवा दो, ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग। ऐसे बोलते हैं जैसे इनके पापा ने यूट्यूब बनाया है ना। आएंगे फौरन और बोलेंगे पापा पापा यूट्यूब बंद करो कल को, है ना। चलो, छोड़ो। तो काफ़ी बातें हो गई हैं। क्लास को मैं कर रहा हूँ फिनिश, कल मिलेंगे आपको, ठीक है जी। मेरे पास बीए में पॉलिटिकल और हिस्ट्री थी, तो सोशियोलॉजी ले सकते हैं। हाँ, अगर पॉलिटी और हिस्ट्री है तो सोशियोलॉजी ले सकते हैं आप। चलो ठीक है। बाकी कल मिलता हूँ मैं आपको क्लास में। सीटेट वालों को शाम को मिलेंगे।